Hello everyone, hey, welcome back to my channel once again. In this session, we will be talking about management by objective. I know you must have heard about this term several times if you are a management student or you are working in a corporate world. But let me make you one thing very clear. This topic is also important in terms of examination point of view. If you are preparing for MBA, BBA or NET JRF, then you will get several questions from this particular topic. Our topic of discussion will be first definition and concept, second process of MBO, third benefits of MBO, and last is limitations of MBO. Let's get started. Let's understand the definition and concept of MBO first. Management by objective is a strategic management model that aims to improve the performance of an organization by clearly defining objectives that are agreed to by both management and employees. यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल का क्या मतलब है? इट मीन्स दे एक्ट इन अ सेम वे एज एमबीओ डू. ये एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की तरह बिहेव करता है, बट इसका एक स्पेशल एम होता है. दैट एम इज टू एनालाइज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एंड व्हाई टू एनालाइज दोज एनवायरनमेंट? To find out any ambiguity. If there is any ambiguity, to eliminate those ambiguity and to make sure that organization is running successfully, strategic management model is created. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल इसलिए क्रिएट करा जाता है अगर कोई एम्बिग्विटी आती है, कोई कंफ्यूजन आती है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, उसे रिमूव करके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना. नेक्स्ट इज मेन एम ऑफ एमबीओ. एमबीओ का क्या एम होता है? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना. वाई? अगर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी तो आप गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट इज बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे कि आपको क्या अचीव करना है, आपको पता ही नहीं होगा आपको क्या अचीव करना है, अल्टीमेटली यू आर नॉट एबल टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. नाउ द थर्ड इज दैट आर एग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज. एंड जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की, दैट शुड बी अग्रीड बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज. एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों अग्री करने चाहिए, बिकॉज अगर वो दोनों अग्री नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली अपने टास्क अकम्प्लिश नहीं कर पाएगी, विल नॉट बी एबल टू अचीव देयर गोल्स. The term was first outlined by management guru Peter Drucker in his 1954 book, The Practice of Management. And ये जो term है MBO, ये पीटर ड्रंकर ने मेंशन करी थी अपनी बुक में प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में in the year 1954. And Peter Drucker is also known as management guru. Second is process of MBO. The very first step of process of MBO is to define organizational goals. Yes, because अगर आप organizational goal setup नहीं करोगे, you will probably don't know what you have to achieve. आपको पता ही नहीं होगा आपको achieve क्या करना है. So it is mandatory to define organizational goals first. Second is setting of common goals. जब organization अपने goal setup कर लेती है, define कर देती है, तब employees and managers दोनों अपने कॉमन ग्राउंड सेटअप करते हैं, कॉमन गोल सेटअप करते हैं कि किस सबऑर्डिनेट को कौन सा काम करना है, किस मैनेजर को क्या काम करना है. थर्ड इज कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस. जब एम्प्लॉयज और मैनेजर्स अपने टास्क असाइन कर लेते हैं व्हाट दे हैव टू अचीव, तब उनकी मॉनिटरिंग की जाती है. मैनेजर्स उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आर दे फॉलोइंग अ राइट पैटर्न, are they working as per the standards. Fourth is performance evaluation. फोर्थ स्टेप में मैनेजर अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं. आर दे मैचिंग विद द रियल स्टैंडर्ड्स. जो भी स्टैंडर्ड्स सेटअप हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जो भी एक्चुअल रिजल्ट आया है वो मैच हो रहा है. अगर मैच हो रहा है तो employees will be rewarded with some appreciation or recognition. Otherwise, fifth step, providing feedback.
उन्हें फीडबैक दी जाती है that you are lacking in this area and you have to improve yourself by doing this. So this is the process of MBO. Let's see the benefits of MBO. Management by objective के क्या क्या benefits होते हैं. First is improved performance. परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. हाउ? बिकॉज जो मैनेजर होता है वो डीपली कंसंट्रेट करता है कि कोई भी वेस्टेज ना हो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे. दैट्स व्हाई इट लीड्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. सेकेंड इज ग्रेटर सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. बिकॉज जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए, इसलिए दे फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. थर्ड इज maximum utilization of human resources. As they are directly involved, they are more committed towards their goals. उन्हें क्या अचीव करना है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, इसलिए दे वर्क होल हार्टेडली. और इससे क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का. फोर्थ इज नो रोल एम्बिग्विटी. एज वर्क इज डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्होंने अपना काम खुद ही असाइन किया होता है, अपने ऑब्जेक्टिव खुद ही सेट करे होते हैं, इसलिए नो रोल ऑफ एम्बिग्विटी. एवरीबडी इज परफॉर्मिंग देयर ओन टास्क. फिफ्थ इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. इट्स अ टू वे प्रोसेस. मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज एम्प्लॉय जो टास्क परफॉर्म करता है, मैनेजर उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसे मॉनिटर करता है और इवेलुएट भी करता है उसकी परफॉर्मेंस. अगर कोई एम्बिग्विटी होती है तो उसे रिफाइन करके they will provide feedback also and ultimately will lead to real results. Sixth is improved organization structure. Because जो पूरा organization structure होता है वो दोबारा से redesign होता है MBO में, और जो individuals employees होते हैं उनकी भी job description दोबारा से redesign होती है as per their consent, as per their agreement. Seventh is device for organizational control. Yes, there is a device in terms of continuous monitoring which is done by manager or management. मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करता है और फाइंड आउट करता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उनकी जो एक्चुअल रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे तो वो करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं. दे डू प्रोवाइड अ पॉजिटिव फीडबैक टू eliminate those ambiguities. Eighth is career development of employees. इसमें मैनेजर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और एक स्किलफुल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को एज पर देयर पोटेंशियल. नाइन्थ इज रिजल्ट बेस्ड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन. यहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती एम्प्लॉयज़ के साथ, बिकॉज दे विल बी रिवॉर्डेड एज पर देयर परफॉर्मेंस. Tenth is stimulating the motivation of employees. Yes, there are two stimulating factors that motivate the employees. One is as they set the organizational objective by their own with the consent of their managers, so they feel they are directly involved in the organization. They feel a sense of belongingness. Second is as they are rewarded as per their performance, so that is also a factor that stimulate the motivation of employees. Next is limitations of MBO. MBO has some disadvantages. The very first is lack of support of top management, because subordinates are directly involved and they have equal participation right in setting a MBO objectives, whereas top level managers are not directly involved. So this will be the reason of failure of MBO. Second is resentful attitude of subordinates. Sometimes subordinates are suspicious that maybe management or organization is playing a trick with them, so that they work harder and work under pressure. Third is difficulties in quantifying the goals and objectives. Because जो MBO होता है वो quantitative results पे based होता है. They want quantitative results in terms of productivity. They are not concerned about qualitative results like creativity of the workers. So sometimes this process is not able to
judge the process, and will lead to ultimate failure. Fourth is costly and time consuming process. Yes, it is time consuming and costly process because it includes lot of paperwork and it includes a lot many meetings. Fifth is emphasis on short term goals. एमबीओ मेजरली डिवोटेड होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए लाइक 6 मंथ और 1 ईयर बिकॉज जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर मोर कंसर्न अबाउट द रिवॉर्ड्स rather than organizational objectives. Sixth is lack of adequate skills and training. एक और रीजन होता है एमबीओ के फेल होने का जब मैनेजमेंट के पास इतने स्किल्स नहीं होते कि वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर पाए. Seventh is poor integration. If the management is not expert in collaborating and integrating with the budgeting or forecasting department, then it will lead to poor integration. Eighth is lack of follow-up. If subordinate is constantly looking for a superior and superior is delaying the process, then this will also lead to failure of MBO. Ninth is difficulty in achievement of group goals. The reason of difficulty in achievement of group goals takes place when there is two groups and one group is approaching to another group and the another group is not that expertise in that particular domain. That will lead to difficulty in achievement of group goals. 10th is inflexibility. Another reason is inflexibility because MBO is based on rigid structure. They are not changing constantly. This will be changed once in a year or twice in a year. So this is also another reason of MBO failure.